गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या बात है, एनर्जी काफी लो है आपकी। हाँ, यहाँ 1857 का रिवॉल्ट चल रहा है। रख लो रख लो, वरना खाना देख देख के भूख लग जाएगी। नहीं, आपको नहीं, मेरे सामने रखोगे मुझे लग जाएगी। ठीक है, चलिए तो हमारा टॉपिक क्या है? 1857 का रिवॉल्ट, 1857 की क्रांति। देखिए, 1857 की क्रांति को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस भी रेज होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे परसेप्शंस हैं। सबने अपने अपने हिसाब से इस क्रांति की व्याख्या की, ठीक है। किसी ने इसको एक सैन्य विद्रोह कहा, किसी ने इसको कहा कि ये भारत की स्वतंत्रता के लिए पहला संघर्ष था भारतीयों के द्वारा, ठीक है जी। आफ्टर सो लॉन्ग, हाँ नमस्ते। कहाँ थे इतने दिन? यहाँ क्रांति हो रही है और तुम मिठाइयाँ खा रहे हो। अच्छा 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 अच्छा, फिर वेरी गुड, शाबाश। ठीक, इतने इम्पोर्टेंट इवेंट के बाद भी आप क्लास अटेंड कर रहे थे ऑनलाइन, दैट इज गुड। ठीक है, तो 1857 की क्रांति को लेके बहुत सारे परसेप्शन है, सबने अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या की। लेकिन एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा, मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताइए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में ये क्रांति थी, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। मतलब चाहे उनकी राजनीतिक नीति के प्रति हो, के विरोध में हो, चाहे उनकी आर्थिक नीति के विरोध में हो, चाहे जो सांस्कृतिकरण वो कर रहे थे भारत में उसके विरोध में हो, ठीक है। ठीक, किसके विरुद्ध? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध ये क्रांति थी, ठीक है। क्रांति कर कौन रहे थे? भारतीय कर रहे थे। बट द क्वेश्चन इज, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि भारतीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करते और बिना भारतीयों की सपोर्ट के ये क्रांति असफल या अपूर्ण रह जाती? अगर भारतीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में थे, क्रांति कर रहे थे, उसके बाद भी ये क्रांति कैसी रही? अपूर्ण माना जाता है इसे। पूरी सफलता इस क्रांति को नहीं मिली और पूरे तरीके से असफल भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो एक अपूर्ण रहा इसका परिणाम। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अगर भारतीय उनके विरोध में होते सब, तो क्या वो थोड़े से जो ब्रिटिशर्स थे, क्या वो मतलब क्या उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता था? जब, और सोच के देखिए, भारत के कितने वर्ग उसमें शामिल थे, शासक वर्ग उसमें शामिल थे, है ना। कृषक वर्ग जो उत्पादन करने वाला था वो उसमें शामिल था, मजदूर वर्ग उसमें शामिल था, है ना, समाज के बाकी लोग भी उसमें शामिल थे। उसके बावजूद भी वो पूर्ण नहीं रही, पूरी तरीके से सफल नहीं रही। ऐसा कैसे हो गया? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि एक तरफ भारतीय ही उनका विरोध कर रहे थे एंड ऑन दी अदर साइड दूसरी तरफ से खुद भारतीय ही उनका समर्थन भी कर रहे थे। अब एक भारतीय होने के नाते ना ये बात थोड़ी डाइजेस्ट नहीं होती है, नहीं होती ना, कि आखिर में ऐसा क्यों? हम्म हम्म, वेरी गुड, ठीक है। मतलब क्षेत्रीयता का प्रभाव था, एक राष्ट्र की बात नहीं थी, राष्ट्र की भावना नहीं थी, क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा था, ठीक है। दूसरा, आपने कहा कि जितने भी लोग, जितने भी वर्ग इसमें शामिल थे वो सब कैसे थे?
वो सब अपने अपने उद्देश्य से लड़ रहे थे। चलिए ठीक है, तो जब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये क्रांति पूरे तरीके से सफल क्यों नहीं रही, तो आप अपने सारे पॉइंट्स बताइएगा, उनको हम नोट करेंगे। ठीक है, अभी ये देखते हैं कि इस क्रांति में ब्रिटिशर्स का समर्थन कौन कर रहा था, किसने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, और साथ देने के पीछे देखो एक यहाँ पे एक बात तो ये है कि ब्रिटिशर्स का साथ देना, इस क्रांति में ब्रिटिश कंपनी का साथ किसने दिया, और दूसरी बात यहां पर यह है कि जो लोग इसमें शामिल नहीं हुए उनके पीछे कारण क्या था। हाँ, मान लीजिए, चलो शिक्षित वर्ग ही लिख लेते हैं कि शिक्षित वर्ग इस क्रांति का हिस्सा क्यों नहीं बने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो जब भी हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं, कल हमने देखा कि क्या कारण थे, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से किसान, मजदूर, शासक वर्ग, इन सब ने क्रांति में हिस्सा लिया। ठीक है, क्योंकि क्रांति किसी एक छोटा मोटा वो गुस्सा, नाराजगी, इससे तो नहीं हो सकती, और एक कम समय में भी इस तरीके की भावना नहीं आ सकती, इतना ऐसा विचार नहीं आ सकता। तो क्रांति का मतलब क्या कि लंबे समय से कोई ऐसी भावना चली आ रही है, ऐसा विचार चला आ रहा है, शोषणकारी नीतियों की वजह से जो दबाव, जो सप्रेशन एक लंबे समय से वो बर्दाश्त करते आ रहे थे, अब उन्होंने क्या सोचना शुरू कर दिया कि अब इससे किसी भी तरीके से मुक्ति पाई जाए। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने 1857 की क्रांति के कारण देखे, फिर हमने ये देखा कि कौन कौन सा वर्ग इस क्रांति का हिस्सा बना, और जितने भी लोग इस क्रांति में शामिल हुए उन सब के उद्देश्य क्या थे। ठीक है, अब आज की जो हमारी क्लास है वो यहां से शुरू होगी कि इस क्रांति में किसने हिस्सा नहीं लिया, या क्रांतिकारियों का समर्थन नहीं किया, या फिर तीसरी बात कि किसने इस क्रांति में ब्रिटिशर्स का सहयोग किया क्रांति का दमन करने में। समझ रहे हो, एक तो होता है न्यूट्रल हो जाना कि हम इसमें हिस्सा नहीं ले रहे क्योंकि क्रांति हमें सही नहीं लग रही, लेकिन दूसरा पक्ष क्या है, क्या कह रहा है कि इस क्रांति का दमन करने के लिए, इसको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स की मदद करना, मदद करना मतलब उनको हथियार देना, उनको रसद सामग्री देना, सेना देना, उनको जानकारियां देना। ठीक है, तो दोनों ही बहुत ज्यादा अलग हैं, और दोनों का ही मिला जुला ये परिणाम रहा कि ये क्रांति पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाई। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इसे देखते हैं। तो पहला जो वर्ग था, शासक वर्ग, अधिकांश ऐसे रियासतें थी, ठीक है, जिन्होंने इस क्रांति में हिस्सा नहीं लिया, ये अलग बात थी, लेकिन ब्रिटिशर्स का साथ दिया क्रांति का दमन करने के लिए। ठीक है, इन राज्यों में या इन रियासतों में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, इन रियासतों में, इनमें लिखो, बड़ौदा, भोपाल, ग्वालियर के सिंधिया, रामपुर,
पटियाला, इनको तो बाद में रिवॉर्ड्स भी दिए गए थे। 1857 की क्रांति जब समाप्त हो गई, जब उसका दमन कर दिया गया, इसके बाद इन सबको रिवॉर्ड भी दिए गए। हैदराबाद, ये मेन इत्यादि। वैसे तो लगभग 21 माने जाते हैं, कितने? 21 रियासतें टोटल, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिशर्स का साथ दिया इस क्रांति का दमन करने के लिए। ठीक है, और ये वो हैं जिनको रिवॉर्ड दिया गया बाद में, टेरिटरीज दी गई इनको, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स दिए गए, वित्तीय। ठीक है, उसके अलावा इनको नाइटहुड, द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधियां भी दी गई। ठीक है, तो ये वो रियासतें थी जिन्होंने क्रांति का दमन करने में अपना पूरा समर्थन किसको दिया? हाँ, ब्रिटिश को क्रांति का दमन करने में सहायता प्रदान की। ठीक है, कैसी सहायता? सेना, हथियार, रसद सामग्री, सूचनाएं, इत्यादि। क्या हुआ? इसमें खान पान से संबंधित जो सैनिकों को चाहिए वो भी, और युद्ध के हथियारों के अलावा भी जो भी उनकी जरूरतें होती हैं वो सब। ठीक है, चलिए ये लिख लिया। ये वो थे जो पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, जहां जहां पर क्रांतियां हो रही थी उन क्षेत्रों में दमन करने के लिए। तो अब क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो वो हो गए जो ब्रिटिश की साइड में थे, ब्रिटिश के पक्ष वाले थे। अब ब्रिटिश के विरोध वाले कौन कौन से थे वो भी देखना है। ठीक है, तो अब लिखो, यहां इनके ऊपर हेडिंग लिख लेना, यहां पर ब्रिटिश के समर्थक। और ब्रिटिश विरोधी। तो जहां जहां, तो ये ब्रिटिश विरोधी में क्या आ जाएगा? जहां जहां, डोंट वरी इट वाज माय, ठीक है, जहां जहां क्रांति हुई, क्रांति के मुख्य केंद्र रहे, ठीक है, वहां वहां की मुख्य रियासतों ने इस क्रांति में हिस्सा लिया, एक ग्वालियर को छोड़कर। ग्वालियर की सेना ने विरोध किया, ध्यान देना, ग्वालियर के सिंधिया रियासत ने ब्रिटिश का साथ दिया, लेकिन वहां की सेना ने क्रांति का साथ दिया। ठीक है, कहते हैं कि झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, वो इस क्रांति में अपने आसपास के जितनी भी रियासतें थी वो चाह रही थी कि रियासतों का हमें समर्थन मिल जाए तो क्रांति थोड़े बड़े स्तर पर हो जाएगी। तो वो पहुंची ग्वालियर, और कहते हैं कि उनको पहले से पता चल गया था कि ग्वालियर की जो रियासत है, दे आर हेल्पिंग ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश को हेल्प कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगी, मैं समझाऊंगी उनको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे कोई लाभ तो होने वाला है नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर भी मैं जाऊंगी। तो कहते हैं कि अपनी मिलिट्री को वहीं छोड़ दिया उन्होंने, कि सेना को साथ लेके नहीं जाऊंगी। अगर सेना को मैं साथ में लेकर गई तो कहीं ये मेरा मैसेज गलत ना हो जाए, मतलब वो गलत ना समझ ले कि ये तो हमारे यहाँ पे ही एक धमकाने आई है, लड़ाई वड़ाई करने के लिए आई हुई है, कहीं यही लड़ाई ना हो जाए। तो कहते हैं कि लक्ष्मीबाई अकेले चली गई ग्वालियर, अपने घोड़े पे बैठ के चली गई अकेले। और वहां जाके वहां जाकर जब सेना ने, कहते शुरुआत में तो सेना हैरान हो गई उनको देख के कि लक्ष्मीबाई आई है, उनको समझ में नहीं आया। अब देखो, कहते हैं कि सैनिक जो होते हैं ना, वो हमेशा बड़े नेताओं का कहीं ना कहीं
सम्मान तो करते ही हैं। और रानी लक्ष्मीबाई अपने आप में उस समय बहुत सम्माननीय थी। उनके विचार, उनकी जो भी प्रतिक्रिया रही, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, वो कहते हैं कि ऐसी महिला शासिका थी वो जो बिना डर के कोई भी ब्रिटिश अधिकारी हो बेबाक जवाब देने वाली। तो कहते हैं उनके इसी व्यवहार से बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित थे और खुद ग्वालियर के सिपाही भी उनका सम्मान करते थे। अब जब वो घोड़ा लेकर जब वो प्रवेश करने लगे किले में, तो सबने सोचा कि अब इसको रोका जाए कि इसको जाने दिया जाए, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि झांसी में तो विद्रोह हो गया है। अब ये विद्रोह के बीच में अगर ये ग्वालियर आई हैं तो इनका मकसद क्या है, समझ नहीं आ रहा। तो कहती है कि अब जब सिपाहियों को समझ में नहीं आने लगा, तब उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर क्रांति करने, यहाँ पे लड़ाई करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ आके आप लोगों को जगाने के लिए आई हूँ कि वो ब्रिटिशर्स हैं, वो विदेशी लोग हैं और भारत की धरती पे आकर भारतीय क्षेत्रों को ही अपने अधीन करने में लगे हुए हैं, हमारी राजनीतिक परंपराओं को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे अधिकारों को नष्ट कर रहे हैं। वो कैसे शासन करेंगे हमारी जनता के ऊपर, कैसा शासन करेंगे वो हमारी जनता के ऊपर? सिर्फ और सिर्फ वो अपना लाभ देख रहे हैं। और ऐसे में सिपाहियों का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वो सही काम के लिए अपने हथियार उठाए। और मैं मानती हूं आप ग्वालियर के सैनिक हो, लेकिन ग्वालियर के सैनिक होने के नाते आपके से भी पहले आप इस पूरी भारत भूमि के सिपाही हो, तो पहला दायित्व तो आपका अपनी धरती के प्रति बनता है, तो पहले उसकी रक्षा कीजिए। और मैं यहां समर्थन लेने आई हूं, और आप नहीं लड़ेंगे तो मैं अकेले लड़ूंगी। अब वो आपकी मर्जी है, आप लड़ते हुए मुझे अकेले देखते रहोगे या मेरे साथ लड़ोगे। अब कहते हैं सैनिक परेशान, ये तो बड़ी गंभीर बात कह रही है। कहते हैं उनका किले के दरवाजा खोलो, अंदर जाना है। खोल दिया गया उनके दरवाजा, आगे से आदेश आ रहा है मत खोलो, और सिपाहियों ने खोल दिया कि जाने दो इनको नहीं रोकेगा कोई। अंदर जाके उन्होंने संदेश भेजा, जाके बात करने की कोशिश की कि इस क्रांति में हमें पता है आप ब्रिटिशर्स का सहयोग कर रहे हो, लेकिन आपकी जरूरत क्रांतिकारियों को है, ब्रिटिशर्स को नहीं है। झांसी का नंबर है, कल को किसी वजह से आपका नंबर होगा। तो झांसी को तो उन्होंने क्यों हड़प लिया, ये कह के कि आपका खुद का वारिस नहीं है। अवध को क्यों हड़प लिया, उनका तो वारिस भी था, उनको कह दिया कुशासन है, कल को आपके शासन के ऊपर आरोप लगा के आपसे हड़प लेंगे। कहते बहुत समझाया उन्होंने, उनको लगा कि यहाँ किसी को कोई बात समझ में नहीं आने वाली। वहां से वापस निकली और जाते जाते सिपाहियों को ये कह गई मैं तो जा रही हूँ, अब आप अपना निश्चय कर लेना, यहाँ रुकोगे कि मेरे साथ चलोगे। कहते ग्वालियर की लगभग आधी सेना उनके साथ चल दी। उन्होंने कहा जहां आप आक्रमण करोगे वहीं हम आपके साथ हो जाएंगे। और कहते हैं वहीं ग्वालियर पहुंच गए तांत्या टोपे, और उन्होंने कहा कि ठीक है, जब इतने, मैं तो अकेली आई थी, मुझे क्या पता मुझे यहाँ सेना मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि क्रांति फिर यहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वहीं ग्वालियर से ही क्रांति कर दी। झांसी में तो हो ही रही थी, और ग्वालियर का नेतृत्व किसको दे दिया, तांत्या टोपे को दे दिया कि आप नेतृत्व करिए और ग्वालियर से क्रांति करिए। ग्वालियर में क्रांति हो गई। ग्वालियर की रियासत, सिंधिया रियासत सोचे कि हम तो समर्थक हैं और हमारी सेना ने क्रांति कर दी। बताइए इतनी गंभीर स्थिति। और ये गंभीर स्थिति किसी एक जगह की नहीं, समझ लीजिए लगभग आधा भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत जो इस क्रांति के चपेट में था प्रत्यक्ष रूप से, आधी जनता ये समझ नहीं पा रही थी कि किसकी तरफ हो जाएं, किसके अगेंस्ट में बोले, किसके फेवर में बोले, उनको यही नहीं समझ में आ रहा था। पक्ष में बोले, विपक्ष में बोले, क्या ही करें, बड़ी उलझन सी थी। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे केंद्र रहे, बहुत सारे ऐसी जगह रही जहां पर क्रांति की, चाहे फिर वो शासकों ने की हो, बड़े नेताओं ने की हो। समझ रहे हो, हम जब भी 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं तो हम कुछ मुख्य मुख्य केंद्र पढ़ते हैं और उन केंद्रों के साथ उनके नेता पढ़ते हैं। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी था कि उन नेताओं के अलावा किसी ने क्रांति में हिस्सा नहीं लिया हो, या उन जगहों के अलावा कहीं पे क्रांति नहीं हो। इतिहास में तो हम सिर्फ उनके नाम पढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा प्रचलित हो गए, जो बहुत बड़े केंद्र हो गए।
ये क्रांति अपने आप में इतनी भी छोटी नहीं थी जो 5-10 नामों में खत्म हो जाती। जहां नेता नहीं था वहां जनता ने क्रांति कर दी, समझ रहे हो? और जब जनता क्रांति करती है तो पागल हो जाती है, डायरेक्शनलेस, दिशाहीन, बिना नेता के। जब जनता क्रांति पे आती है तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है, याद रखना। समझ रहे हो आप? बिना निर्देश, बिना नेतृत्व के जब जब क्रांति होती है तो जो बल लगा हुआ है ना क्रांति में, उसका पूरा लाभ कभी भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि एक तो योजनाबद्ध नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होती उसकी, कोई एक नेतृत्व नहीं होता। तो जब जिसके जो मन में आया वो कर दिया। जहां जहां नेता थे वहां तो, जो नेता भी कौन से थे, सारे सारे किसी न किसी तरीके से रियासतों से जुड़े हुए थे, शासक वर्ग से जुड़े हुए थे, उनकी अपनी सेनाएं थी, वो अपने अपने पर्पज से लड़ रहे थे, अपने अपने क्षेत्र को बचाने के लिए। बेगम हजरत महल लड़ रही थी अवध के अधिकार के लिए, लखनऊ के लिए, है ना। लेकिन वो क्षेत्र जहां पर ऐसे बड़े नेता नहीं थे, कोई शासक वर्ग नहीं था, वहां पे जनता ने क्रांति की और जनता ने कहा कि ब्रिटिशर्स को भगा दो यहाँ से, जमींदारों को भी मार डालो, साहूकारों को भी मार डालो। और इनको कहा गया क्रांति आप कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा जितनी सरकारी ये बिल्डिंग दिखाई, बंगलो दिखाई दे रहे हैं, आग लगा दो इनमें। तो जनता की क्रांति करने का तरीका क्या था? जितने भी सरकारी बंगले थे आग लगा दी। उन्होंने कहा जहां जहां पर अनाज के भंडार हैं जाओ लूट लो। तो जनता अपने हथियारों को लेके चली, अपने जो भी उनके हथियार थे बेचारों, ठीक है, बर्छे वर्छे, भाले वाले, तलवार ले लेके निकल पड़े, कोई लाठी वाठी लेके निकल पड़े, मार पिटाई कर रहे हैं। कोई अधिकारी सामने आ गया उसको मार रहे हैं, जमींदार साहूकार जो मिल गया उसे मार रहे हैं। जितने भी भंडार थे अनाज के, जहां जहां ट्रेजरी थी, जहां खजाना था ब्रिटिशर्स का, वहां पे लूट मार की गई, उनको लूटा गया, खजानों को लूटा गया। और उन्होंने यहां तक सीमित रहे, उन्होंने कहा कि जितने लोग इन्होंने बंदी बना रखे हैं ना अपनी जेल खानों में, जाए सबको छुड़वाइए। क्रांतिकारी जेल में घुस गए, कैदियों को रिहा करा दिया, पुलिस वालों को मार पीट पीट के बाहर भगा दिया, कैदियों को रिहा करा दिया। ये क्रांति का स्वरूप था। जनता ऐसे क्रांति करती है, ये जनता का तरीका होता है। ठीक है। अब जितने शासक लड़ रहे थे उनके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स ने अपनी फोर्स लगा दी, साथ में शासकों का भी समर्थन मिल गया। और जहां जहां जनता क्रांति कर रही थी वहां पे अपनी पुलिस और उस क्षेत्र के शासकों का और सहयोग मिल गया जनता को सप्रेस करने के लिए। जमींदारों की भी तो अपनी फौज होती है। जमींदार, जहां जहां जमींदार होंगे, आपने कभी जमींदारों को अकेले जाते हुए देखा कहीं? 10 इधर 10 इधर बड़ी बड़ी लाठियां लेके चल रहे होते, वो भी ऐसे डरावने डरावने, है ना। दमदार लोगों को साथ में लेके चलते हैं, बेचारे गरीब किसानों को डराने के लिए। सोच के देखिए, प्रभाव का खेल है सारा। डराने के लिए गए गरीब परिवार किसान को, और लेके गए 10-15 लोग। अकेले से नहीं समझ में आ रहा था क्या उसे? ये भय, एक तरीके से भय पैदा करना था लोगों के अंदर। तो एक तरफ जनता क्रांति कर रही थी, दूसरी तरफ कई भारतीय शासक क्रांति कर रहे थे। और कई भारतीय शासक क्या कर रहे थे? क्रांति को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे थे। सोचो कैसे विचित्र घटना, कैसा दिख रहा होगा वो दृश्य है। कुछ समर्थन में लड़ रहे हैं, कुछ विरोध में लड़ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि अरे क्रांति हो रही है, किसी को तो मारो पीटो। गुस्सा तो सबको आ ही रहा होगा, है ना। चलिए ठीक है, तो अब कुछ यहाँ पे ये लिखे अभी, ठीक है, कुछ क्रांति के मुख्य केंद्र और उनके नेताओं के नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश विरोधी, तो यहाँ पे लिखिए क्रांति के मुख्य केंद्र और फिर नेता। तो शुरुआत बताइए कहां से करें? दिल्ली, ठीक है, शहनशाह हिंदुस्तान से शुरुआत। तो दिल्ली, दिल्ली से कौन थे?
बहादुर शाह द्वितीय, और इनके साथ साथ जनरल बख्त खान, फिर लिखो लखनऊ, और साथ में याद करते चलना सभी, ठीक है। लखनऊ, लखनऊ से बेगम, हजरत महल, और बिरजिस कादरी। झांसी, महारानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर, ग्वालियर से तात्या टोपे, बिरजिस, बिरजिस कादरी जी, गुड मॉर्निंग। ये सेकंड स्लाइड है, अभी बस इतना ही कंप्लीट हुआ है। एक तरफ ब्रिटिश के समर्थकों के नाम लिखे हैं, ठीक है, और अभी हम क्रांति के मुख्य केंद्र और उनके नेताओं के नाम लिख रहे हैं, तो फिलहाल आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ग्वालियर, इसके बाद लिखिए कानपुर, कानपुर से नाना साहब, कानपुर से नाना साहब। उसके बाद बिहार, बिहार से कुंवर सिंह, बिहार में ही है जगदीशपुर, वो स्पेसिफिक प्लेस हो गया, वो लिख सकते हो आप। साथ में अमर सिंह, अब लिखिए इलाहाबाद, मौलवी लियाकत अली, इलाहाबाद के साथ बनारस भी लिख दीजिए इसमें, बनारस, वो अलग है उसके, ठीक है। बाद में ये बनारस को फिर बाद में यूपी में मिलाया गया, पहले बनारस अलग था, ठीक है। जो आज मतलब यूपी का हिस्सा है ना, इसको बाद में शामिल किया गया था इसमें, पहले अलग थी बनारस, अलग क्षेत्र पड़ता था, यूनाइटेड प्रोविंस बाद में बना, ठीक है। इलाहाबाद, बनारस, इसके बाद लिखो बिजनौर, बिजनौर में लिखो मोहम्मद खान, उसके बाद लिखो अवध,
और फैजाबाद क्या लिखा है? मोहम्मद। ऐसे? हुँ? एक ओ आता है ना? एक और मात्रा लगा दे, सही है ना? ठीक है। अवध और फैजाबाद लिखो। अब्दुल्ला खान, अहमदुल्ला खान, अहमदुल्ला, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। बरेली, बहादुर खान, ठीक है। तो ये क्रांति के मुख्य मुख्य केंद्र थे। और एक असम, हाँ, नॉर्थ ईस्ट लिखो, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र लिखो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। और नाम लिखना मणिराम दत्त। मणिराम दत्त, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य नाम हो गए और क्रांति के मुख्य केंद्र। पढ़ो एक बार सारे, याद करो तुरंत अभी सभी। सभी ऑनलाइन वाले भी एक बार सभी ये क्रांति के मुख्य केंद्र और क्रांति के मुख्य नेता सभी याद करिए फटाफट। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो ये सारे क्रांति के मुख्य केंद्र और उनके नेता। चलो मैं पूछूं आपसे, याद तो हो गए होंगे, हो गए ना? बताइए, लखनऊ से और बिरजस कादरी, ठीक है। बिजनौर से मोहम्मद खान,
बरेली, बहादुर खान। मुरादाबाद से, मुरादाबाद नहीं लिखा, लिख लो मुरादाबाद, अब्दुल अली खान। नहीं लिखा था, लिख लो मुरादाबाद, अब्दुल अली खान। अच्छा, अब तो बताओ मुरादाबाद से कौन थे? ठीक है। और झांसी से, ग्वालियर से, कानपुर से, नाना साहब। दिल्ली से, अब आप बोलिए। वेरी गुड। और बिहार, जगदीशपुर, कुंवर सिंह और अमर सिंह। और नॉर्थ ईस्ट से कौन था? हाँ हाँ, मणिराम दत्त। तो ये हो गए मुख्य मुख्य क्रांति के क्षेत्र और मुख्य मुख्य क्रांति के नेता। ठीक है, याद रहेंगे ना? अब विरोध, अब क्रांति के समर्थक, मतलब ये तो क्रांति के समर्थक थे, क्रांति के विरोधी कौन कौन थे? क्रांति के विरोधी शब्द, क्रांति विरोधी कौन कौन थे जो ब्रिटिशर्स का समर्थन कर रहे थे? बड़ौदा, भोपाल, ग्वालियर, पटियाला, रामपुर, हैदराबाद। वैसे लगभग 20 से 21 रियासतें थी जो ब्रिटिशर्स का समर्थन कर रही थी, लेकिन ये वो मुख्य थे जिनको बाद में रिवॉर्ड वगैरह भी अच्छे दिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मदद की ब्रिटिशर्स की। ठीक है। अच्छा, अब देखो, एक तरफ ये क्रांति के मुख्य केंद्र कहाँ गए? हाँ, सॉरी, ज्यादा ही गायब हो गए। ये तो गंभीर मसला हो गया। अरे भाई, अब दिख रहा है ना? एकदम सही लग रहा है ये? क्या दिक्कत है? सही तो है। ठीक है। या क्रांति का माहौल था, देखो गायब हो रही है क्षेत्र, गलत बात है ये। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तो ये क्रांति के नेता थे। अब कुछ उन ऑफिसर्स के बारे में लिखो, उनके नाम लिखो जिन्होंने इस क्रांति को दमन करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। योगदान ही है उनका। ऑफिसर्स बेचारों ने कितनी साजिशें करी होंगी, कितने षड्यंत्र किए होंगे, सोचिए आप। इतना आसान थोड़ी रहा होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सामने जाना, युद्ध करना, फिर भी किया, इतनी मेहनत की उन्होंने। लिखो। अब देखो, दिल्ली में नहीं, यहाँ पे जो आपने लिखा है ना उसी के साइड में बना लो ऐसे एक ब्लॉक। सारे नहीं लिखेंगे, सिर्फ 4-5 नाम लिखेंगे। ठीक है। ब्रिटिश अधिकारी, यहाँ पे लिख दो ब्रिटिश अधिकारी। ऑनलाइन वालों को स्लाइड दिख रही है ना? या फिर उसको उतना जूम किया जाए जो थोड़ी देर पहले था? तो दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खान थे क्रांति के नेता, और इनके विरोध में कर्नल निकोलसन, कर्नल निकोलसन थे। उसके बाद मेनली महारानी लक्ष्मीबाई, ये तो बहुत पॉपुलर थे, नाम बताइए। ह्यू रोज। ठीक है। उसके बाद नाना साहब,
इनके अगेंस्ट में लड़ रहे थे कैंपबेल। सारे नहीं लिखने, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लिखेंगे। नाना साहेब कानपुर में लड़ रहे थे और इनके अगेंस्ट में लड़ रहे थे कैंपबेल। और ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इतना ही है। ज्यादातर वैसे ये पीसीएस वगैरह में ज्यादा डिटेल में पूछा जाता है, यूपीएससी में कुछ ये फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही है, इतना नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इन भारतीय शासकों के बारे में जिन्होंने ब्रिटिशर्स का समर्थन किया, ठीक है, उनको हेल्प प्रोवाइड की। तो आखिर ये क्रांति के विरोध में क्यों थे, ये क्यों चाहते थे कि क्रांति का दमन हो जाए, बताइए। जिन रियासतों का हमने नाम लिखा था, जैसे कि नाम बताइए फटाफट, कौन कौन सी? बड़ौदा है ना, भोपाल, बड़ौदा, भोपाल, ग्वालियर, पटियाला, हाँ कॉपी में देख लो, हैदराबाद, ठीक है, इत्यादि। ये ब्रिटिशर्स के समर्थन में क्यों थे, ये क्यों चाहते थे कि क्रांति का दमन हो जाए, क्रांति का दमन हो जाए, बताइए। या ये क्रांति असफल रहे, या फिर ये क्रांति असफल रहे, बताइए। अच्छा देखो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये जितनी भी रियासतें थी ना, ये सब ये कह रही थी, इन सब का मानना ये था, हैदराबाद कहाँ से निकला था? हैदराबाद कहाँ से अलग हुआ था? किससे? मुगल से, है ना। अब एक बात सोचिए, कहते हैं कि ये जितने भी रियासतें थी जो ब्रिटिशर्स का समर्थन कर रहे थे और क्रांति को दबाने के लिए पूरा भरपूर मदद कर रहे थे, इनका मानना ये था कि क्रांति के सबसे बड़े नेता के रूप में किसे सामने लाया गया है? बहादुर शाह द्वितीय को। और उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया, क्या उपाधि उनको दी गई, बताइए। क्रांति के नेता कौन थे? बहादुर शाह, बहादुर शाह द्वितीय। और इनको कहा गया शहंशाह ए हिंदुस्तान। इसका मतलब क्या, जिनको शहंशाह हिंदुस्तान या बादशाह हिंदुस्तान के नाम से जिनको क्रांति का नेता बना दिया गया है, अगर ये क्रांति सफल हो गई, इसका मतलब उनकी स्थापना किस रूप में हो जाएगी? उनकी स्थापना हो जाएगी शहंशाह हिंदुस्तान के नाम से। तो अगर बहादुर शाह द्वितीय हिंदुस्तान के बादशाह दोबारा बन जाते हैं, शहंशाह बन जाते हैं पूरे हिंदुस्तान के, इसका मतलब क्या, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर वापस से कौन सा रूल आ जाएगा? मुगल रूल आ जाएगा। और अगर पूरे हिंदुस्तान पे मुगल रूल आ गया, तो इसका मतलब जो क्षेत्रीय रियासतें जो अब तक बन के, जिनका प्रभाव अब बनने लगा था, जो स्वतंत्र रूप से अब शासन कर रहे थे, वो क्या हो जाएंगे? वापस से मुगलों के अधीन हो जाएंगे। और वो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करना चाहते थे इस चीज को, बिल्कुल भी इस चीज के फेवर में नहीं थे कि वापस से भारत के ऊपर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाए या मुगल बादशाह पूरे हिंदुस्तान के बादशाह हो जाए। इसलिए वो भरपूर प्रयास कर रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये क्रांति असफल होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सफल हो गई तो वापस से क्या, कौन सा रूल आ जाएगा? मुगल रूल आ जाएगा।
भले ही थे, लेकिन एक होता है ना, वो सॉवरेंटी तो उनकी गई, ठीक है, ब्रिटिशर्स उनकी सुन रहे हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स को उनसे लाभ मिल रहा है, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन मुगलों से अलग होकर उन्होंने अपना जैसा तैसा भी था, जितनी भी स्वतंत्रता थी मुगलों से अलग होकर थी ना, मुगलों के अधीन रहकर तो नहीं थी। तो वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भारत के ऊपर वापस से मुगल रूल एस्टेब्लिश हो, ठीक है। और ये जो पद उनको दिया गया क्रांति का नेतृत्व करने के लिए, जब उन्हें इस नाम से बुलाया गया कि ये शहंशाह हिंदुस्तान होंगे, तो क्रांति अगर जीत गए तो सेना उनका साथ दे रही है, ये सेना इनको शहंशाह बना देगी पूरे हिंदुस्तान का। जो सिपाही इनको नेतृत्व करने के लिए आगे लेकर आए हैं इस नाम से, वो इनको क्रांति के सफल होते ही वो खुद क्या करेंगे, वो इनको हिंदुस्तान का शहंशाह बना देंगे। और इनका हिंदुस्तान का शहंशाह बनने का मतलब क्या है, वापस से मुगल एम्पायर आना, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाना। और ये जो राज्य थे ये किसी भी कीमत पर दोबारा से मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं देखना चाहते थे, इसलिए इन्होंने क्रांति का विरोध किया। और विरोध भी इस हद तक किया कि जिस भी चीज की जरूरत पड़ी वो सारी सुविधाएं इन्होंने दी, किसको, ब्रिटिशर्स को, कि क्रांति सफल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे लिख लो कि ये रियासतें किसी भी कीमत पर मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना नहीं कराना चाहती थी। ये रियासतें किसी भी कीमत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं कराना चाहती, इसलिए इन्होंने इस क्रांति का दमन करने के लिए हर संभव प्रयास किए और ब्रिटिश को सहायता प्रदान की। ठीक है, नेक्स्ट, और कौन थे जो क्रांति में ब्रिटिशर्स आइडियोलॉजिकली ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, शिक्षित वर्ग। ये विचारात्मक रूप से इस क्रांति के विरोध में थे, क्रांति का विरोध कर रहे थे। अब देखो, पहले तो हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि एक शिक्षित वर्ग की क्या जिम्मेदारी होती है राज्य के निर्माण में, ठीक है, राष्ट्र के निर्माण में उसकी क्या भूमिका होती है, और शिक्षित वर्ग का उस समय क्या उत्तरदायित्व बनता था, और उन्होंने क्या किया। समझ रहे हो? तो सबसे पहले तो हम इस पे डिस्कशन करते हैं कि विचारात्मक रूप से इस क्रांति के विरोधी थे जो शिक्षित वर्ग था। क्रांति का विरोधी शिक्षित वर्ग ने क्या सोचा कि ये लोग क्यों क्रांति कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने देखा कि जो शासक वर्ग है वो क्रांति इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने राजनीतिक अधिकार वापस पाना चाहते हैं, है ना। जो कृषक वर्ग है वो क्रांति इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको राजस्व कम कराना है। अब राजस्व में कमी लानी है, शोषणकारी नीति के विरुद्ध है वो, तो वो किसके
किसके ऊपर क्रांति कर रहा है, किसके विरुद्ध क्रांति कर रहा है? वो जमींदारों के विरुद्ध, साहूकारों के विरुद्ध, शासन के विरुद्ध, मतलब ब्रिटिश कंपनी। कुछ जो रूढ़िवादी समाज के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, किस वजह से क्रांति कर रहे हैं कि उनकी सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं, है ना कहीं उनमें उनको डिस्टरबेंस फील हुआ कि ये हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब उन्होंने सोचा कि पानी पी लो बेटा, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि अगर इसी तरीके से ये क्रांति सफल हो गई, अगर ये क्रांति सफल हो जाती है तो वापस से कैसा रूल स्टेब्लिश हो जाएगा, चाहे मुगल रूल हो। देखो इनके नजरिए से ये क्या कह रहे थे, अगर ये क्रांति सफल हो जाती है तो वापस से राजतंत्र की स्थापना हो जाएगी। किसकी स्थापना हो जाएगी? राजतंत्र की स्थापना हो जाएगी, वापस से मोनार्की आ जाएगी। राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र, राजा का शासन। और उनका मानना यह था कि भारत का इतिहास, ठीक है, या किसी भी देश का इतिहास उठा के देख लो, जहां जहां राजतंत्र है वहां वहां राजाओं के अनुसार ही शासन हुए हैं, राजाओं के अनुसार ही नीतियां बनी हैं, ना कि जनता के अनुसार। अब देखो ये क्रांति हुई थी 1857 में। 1857 से पहले, 1857 से पहले पहले अमेरिका की क्रांति हो चुकी थी, अमेरिका स्वतंत्र हो चुका, फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी, है ना। और फ्रांस के लोगों ने क्या किया था, फ्रांस में भी क्या था, फ्रांस में एक तरफ राजतंत्र था जिसे अपर क्लास कहा जाता था, और एक लोअर क्लास थी, उसमें कौन शामिल थे, अधिकांश कृषक और मजदूर शामिल थे। और फ्रांस के लोगों ने क्या किया था, फ्रांस के लोगों ने अपने ही राजतंत्र के विरुद्ध क्रांति कर दी थी, और राजतंत्र को समाप्त करने के लिए वो क्रांति थी, राजतंत्र के विरोध में थी वो क्रांति। और इसीलिए ब्रिटिश जैसे जो देश थे वो फ्रांस के अगेंस्ट में हो गए थे कि ये कैसी विचारधारा फैला रहे हैं, राजतंत्र को खत्म करने की विचारधारा फैला रहे हैं। तो ब्रिटिश भले ही वहां पर लोकतंत्र हो लेकिन फिर भी राजतंत्रात्मक प्रणाली तो वहां पर भी थी। तो फ्रांस के दुश्मन इसीलिए तो बने थे ये सभी। अब भारत में उन्होंने देखा कि अब भारत में क्रांति हो रही है और जो राजनीतिक शक्तियां हैं वही विरोध कर रही हैं इस क्रांति में, वही अगुवाई कर रहे हैं, है ना। अगर भारत में दोबारा से राजतंत्र स्थापित हो गया तो भारत में लोकतंत्र लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा एक तरफ भारत में राजतंत्र है और ऑन दी अदर साइड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, इनके द्वारा लागू किया शासन है। अब भले ही ये कंपनी हो लेकिन है कहां की, ब्रिटेन की। कहां की है, ब्रिटेन की है। और ब्रिटेन के शासन के अनुसार, वहां की नीतियों के अनुसार ये भारत में शासन कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली भारत में भी कौन लोग शासन कर रहे हैं, जहां पर लोकतांत्रिक सरकार है। तो उन्होंने सोचा कि जब ये कंपनी के रूप में यहाँ शासन कर रहे हैं और जब से शासन हुआ है इन्होंने जो एजुकेशन है उसका मॉडर्नाइजेशन कर दिया, आधुनिक शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं भारत में, भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को इन्होंने समर्थन दिया, जो बुराइयां थी उनको खत्म करने के लिए कानून बनवाए। तो इनका जो शासन है, इनकी जो नीतियां हैं वो अधिकांश किसके लिए है, समाज में सुधार के लिए। किसके लिए है, सुधार के लिए, सुधार के लिए है, आधुनिकता के लिए है। ठीक है। और इनका बेचारे भोले भाले शिक्षित वर्ग भारत के, इनका यह मानना था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जिस तरीके से भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार कर रही है, जैसे भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार कर रही है, एक समय वो जरूर आएगा जब ये भारत में वैसी ही राजनीतिक व्यवस्था लागू कर देंगे जैसी ब्रिटेन में है। अब वैसी राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर लागू हो, इसके लिए यहाँ का राजतंत्र समाप्त होना जरूरी है। तो अभी क्या करो, अभी क्रांति से बाहर रहो और राजतंत्र को समाप्त हो जाने दो। और
जैसे ही राजतंत्र समाप्त होगा, भारत में कैसी सरकार का गठन हो जाए, कैसा शासन आ जाएगा। इन्होंने सोचा कि ये जैसे ही समाप्त होगा, उसके बाद भारत में ब्रिटेन की तर्ज पर, कैसा, ब्रिटेन की तर्ज पर या ब्रिटेन के जैसे लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। ठीक है, कि एक बार राजतंत्र भारत से खत्म हो जाए, उसके बाद ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेचारों को जैसे जैसे मौका मिला वैसे वैसे उन्होंने क्या किया, सुधार किए, समाज में सुधार किए, धर्म में सुधार किए, कानून भी बनाए, आधुनिक शिक्षा प्रणाली भी भारत में लेकर आए। ठीक है, तो अब समय किस चीज का है, अब राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव का समय है। समझ रहे हो? तो एक बार ये जितनी भी बड़ी बड़ी राजनीतिक शक्तियां हैं, इनका दमन हो जाने दो, उसके बाद क्या हो जाएगा, नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय होगा भारत में। नई राजनीतिक व्यवस्था, राजतंत्र खत्म। सोच के देखिए, वो शिक्षित वर्ग जिन्होंने भारतीय इतिहास में जब पढ़ा होगा तो हमेशा क्या पढ़ा होगा, राजतंत्रात्मक व्यवस्था पढ़ी, और अब वो किस तरफ देख रहे हैं, उनका एम्बिशन क्या है कि ब्रिटेन जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में स्थापित, एक नई राजनीतिक व्यवस्था का भारत में उदय होगा, ऐसे स्वप्न देख रहे थे वो शिक्षित वर्ग है। जब शिक्षा आती है ना, नई नई शिक्षा आती है, तो क्या बहुत बड़े बड़े सपने हो जाते हैं। लेकिन शिक्षा ग्रहण करने वाला सपने देखने के साथ ये भूल जाता है कि इसमें शिक्षित वर्ग की भूमिका सबसे जरूरी होती है। अगर आप समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हो, वो नई व्यवस्था स्थापित किससे करवाओगे, बताइए। अगर आप ये कह रहे हो कि नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी, ठीक है, आप तो पीछे हट गए, आप तो क्रांति के न पक्ष में हो न विपक्ष में, आप पीछे हट गए। आप कह रहे हो जाने दो राजतंत्र का अंत। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो ब्रिटेन के जैसे भारत में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत करेगी। तो जब शिक्षित वर्ग, भारत का शिक्षित वर्ग पीछे हट जाएगा, तो जो नई राजनीतिक व्यवस्था शुरू होगी वो किसके दम पर होगी, ब्रिटिश के दम पे होगी। और अगर ब्रिटिश के दम पे होगी तो भारतीयों का क्या फायदा। वो कहते हैं ना, शिक्षा तो ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, अच्छी विचारधारा के समर्थक थे, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक उत्तरदायित्व निभाने में पीछे रहे। आज उनकी आत्मा अगर मुझसे नाराज हो हो जाए लेकिन ये बात है, लेकिन काफी हद तक देखो गलत भी नहीं है। अभी दोनों जस्टिफाई, वो कहते हैं ना, यूपीएससी थोड़ा डिप्लोमेसी सिखाती है, आलोचनात्मक जब व्याख्या कराती है, तो अभी हम इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे। तो अभी हम कहते हैं कि क्यों उन्होंने इस क्रांति का समर्थन नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि वो क्या चाह रहे थे, भारत में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हो जाए, स्थापना हो जाए। ठीक है, नई राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, लोकतंत्र के आधार पर। लोकतंत्र के आधार पर होगी तो किसका प्रतिनिधित्व आएगा, जनता की बात सुनी जाएगी। ठीक है, जनता का प्रतिनिधित्व होगा, है ना। इसलिए हम क्रांति के पक्ष में नहीं हैं। यहां तक उन्होंने सोचा, क्रांति से पीछे हट गए। अब उन्होंने एक उम्मीद रख ली, उन्होंने उम्मीद कर ली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, उनसे उम्मीद कर ली कि ये वो लोग हैं जो भारत में बदलाव लेकर आएंगे। कानून की मदद से जो सती प्रथा जैसी इतने सदियों से चली आ रही प्रथा का अंत कर सकते हैं, वो सोचिए, क्या वो भारत में राजतंत्र को बदल के लोकतंत्र नहीं ला सकते। तो यही वो लोग हैं जो भारत में बदलाव लेकर आएंगे, इन्हीं की मदद से बदलाव आएगा। समझ रहे हो आप, ये विश्वास, ये उम्मीद, ये भ्रम, ये इल्यूजन उनके अंदर आ गया, भ्रमित हो गए वो कि भारत की तकदीर बदल देंगे, ये लोकतंत्र ले आएंगे भारत में। इसलिए क्रांति से पीछे रहे।
और इसीलिए ब्रिटिशर्स का सहयोग करते रहे कि हाँ ठीक है, कर दीजिए दमन इस क्रांति का। ठीक, अब मेरा आपसे प्रश्न है कि जो शिक्षित वर्ग था, ठीक है, जिन्होंने ये निर्णय लिया क्रांति से बाहर रहकर, वो कितने सही थे और कितने गलत थे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती थी, एक शिक्षित वर्ग की क्या जिम्मेदारी बनती है, और जो उन्होंने किया वो किस हद तक सही किया, ये सही या गलत। आप भी शिक्षित वर्ग हो, बताइए। अच्छा, नई स्लाइड में रख लेते हैं, आपके विचार यहाँ पे लिखे जाएंगे। हाँ, तो शिक्षित वर्ग का जो निर्णय था वो बताइए। ऑनलाइन वाले भी आंसर करें, हमें भी तो पता चले उनके विचार का। निर्णय बताइए सही या गलत। अपने विचार रखें। इशरत, अक्षय और जो भी बच्चे, सुनील, ठीक है, जो भी है अपने अपने आंसर बताइए फटाफट। देखो, इनका उद्देश्य जो था वो था नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय करना। हाँ हाँ हाँ, आप दीजिए प्लीज। हाँ अभी तो नरमपंथी आए नहीं, अभी नहीं आए। अच्छा, बाद में जब आए थे तो बातचीत कर सकते थे, ऐसा। क्यों नहीं करेंगे? हाँ देखो, यहाँ पे दो बात बार बार आ रही है कि वो नहीं चाहते थे कि राजतंत्र पुनर्स्थापित हो। हालांकि राजतंत्र ही चल रहा था अभी तक, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स सब अपने कंट्रोल में कर रहे थे, हड़प की नीति तो चल ही रही थी। 1856 तक अवध को हड़पा था, 57 में क्रांति हो गई। अगर क्रांति नहीं होती तो 5-10 और आ जाते हड़प की नीति के अधीन, है ना, और हड़प लिए जाते। लेकिन वो हुआ ये कि जैसे ही अवध को कुशासन के आरोप में हड़पा, मिलाया, उसे ब्रिटिश के अधीन किया, वैसे क्रांति हो गई 57 में। ठीक है, तो एक तरफ तो बात ये हो रही है कि राजतंत्र खत्म हो जाए, और दूसरी तरफ उम्मीद, उद्देश्य क्या था उनका कि नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हो। और देखो, इनका जो ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य बहुत सही था। उद्देश्य इनका सही था, ये सही था, इसमें कोई बुराई नहीं। क्योंकि अगर नई राजनीतिक व्यवस्था लागू होगी, अगर लोकतंत्र भारत में आएगा, तो लोग अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, अपनी सरकार का चुनाव करेंगे, अपनी शासन व्यवस्था का चुनाव करेंगे, लोगों की भागीदारी होगी, उनके अनुसार नीतियां बनाई जाएंगी। यही था, यही होता है ना। तो उद्देश्य इनका उचित था, लेकिन जिनसे ये उम्मीद कर रहे थे वो गलत थे। अब उन्होंने फेथ कैसे कर लिया? फेथ कैसे कर लिया उन्होंने? सिर्फ इस बात की वजह से कि उन्होंने कानून बनाकर, उन्होंने सामाजिक और जो धार्मिक जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए कानून बना दिया। लेकिन आप सोच के देखिए
कि वो भारत में शासन किस किस वजह से कर पा रहे थे, किस आधार पर इतनी मजबूती के साथ वो खड़े हुए थे भारत में, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति उनके नियंत्रण में आ चुकी थी। भारत की अधिकांश जनसंख्या, आप कहते हो कि भारत में नई राजनीतिक व्यवस्था आ जाए, लोकतंत्र आ जाए, लोकतंत्र लोगों के लिए होगा, लोगों की चुनी हुई सरकार होगी, तो आप क्या सोच रहे हो उस समय आपको भारत की जनसंख्या में दिखाई क्या दे रहा था? सिर्फ आप दिखाई दे रहे थे या वो अधिकांश जनसंख्या भी दिखाई दे रही थी जो किसान और मजदूर थे, जो खुद इस क्रांति का हिस्सा थे? वो बताइए। अगर आपको एक तरफ अगर राजनेताओं से दिक्कत थी तो आप किसान और मजदूरों के समर्थन में खड़े हो जाते। बताइए, अगर जो रियासतें थी वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी तो आप शिक्षित थे ना, आप आगे आते, आप उन किसान और मजदूरों के पक्ष में आते जो अधिकांश थे, भारतीय जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा, डायरेक्शनलेस, दिशाहीन, जिसे कुछ भी नहीं समझ में आया तो अधिकारी का घर जला दिया, और भी कुछ नहीं समझ में आया तो जमींदार के वहां पशु वशु बांध रखे थे वहां आग लगा दी, लूटपाट मचा रहे हैं, जो सिर्फ अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, उनको दिशा देते, उनको डायरेक्शन देते, उनको लीड करते। क्रांति में ही पैरेलली दो लीडरशिप क्यों नहीं हो सकती थी? एक तरफ नेता लीड कर रहे थे तो दूसरी तरफ आप लीड कर लेते। खाली नेता, खाली जो राजनीतिक जो शक्तियां थी, ठीक है, जो शासक वर्ग था, वो बिना जनता के शासन किस पे कर लेता? शासन करने के लिए शासक को क्या चाहिए? जनता तो चाहिए ना। जनता को आप लीड कर देते। जिस समाज में आप सुधार करने के लिए जब आप लीडरशिप कर रहे थे, ठीक है, जब सुधार करने के लिए जब आप लीडरशिप कर रहे थे, सुधार के लिए जब आगे आ रहे थे, तो राजनीतिक सुधारों के लिए क्यों नहीं आए? इसका मतलब कहीं ना कहीं समाज और धर्म की बुराइयां तो आपको दिखाई दी, लेकिन शासन और राजनीति की बुराई आपको दिखाई नहीं दी। आपको ये तो बुराई दिखाई दी गई कि ये राजतंत्र है, ये जनता का शोषण कर रहे हैं, ये दिखाई नहीं दिया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है तो ये तो और ज्यादा शोषण कर रही है। तो आप उनको अगर पराजित कराना चाहते हो, इनको चुनना चाहते हो, उनके पक्ष में आप खड़े होना चाहते हो, तो अगर इनका राजनीतिक तंत्र स्थापित हो गया तो जनता जितनी जीवित थी उतनी भी नहीं रहेगी। फिर ये क्यों नहीं सोचा? सुधार सिर्फ धर्म और राजनीति में ही जरूर, धर्म और समाज में ही जरूरी नहीं होते, वो राजनीति में भी होते हैं। समझो, क्योंकि समाज और धर्म कैसा होगा ये कहीं ना कहीं राजनीतिक निर्णयों के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। जैसी राजनीतिक सरकार होगी, जैसी राजनीतिक विचारधारा होगी, वैसा ही समाज होगा, वैसा ही धर्म होगा। जागृत कीजिए, इनको क्रांति चल रही है यहाँ पर, क्या होगा इस देश का? ये शिक्षित वर्ग में से ये एक बच्चा सही नहीं है ये। ये यूपीएससी के मजदूर हैं ये। ठीक है, तो एक तरफ राजतंत्र के विरोध में तो आप थे, लेकिन आप विश्वास गलत इंसान पे, गलत लोगों पे कर रहे थे। हाँ, वेरी गुड। जो शिक्षित वर्ग था वो उन्हीं ब्रिटिशर्स का प्रशासनिक हिस्सा भी था, उनके साथ उसी प्रशासन में जुड़ा हुआ था। वेरी गुड। अब अच्छे अब और पॉइंट्स आएंगे, और बोलिए। ये प्रशासन का हिस्सा थे, इसीलिए कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं बोले।
अच्छा देखो, अब इसी पे एक बात बताइए कि क्या ये मतलब ब्रिटिशर्स से उन हालातों में जब देश की अधिकांश जनसंख्या, मतलब जिस क्षेत्र में ये रिवॉल्ट हो रहा था, उस क्षेत्र के अधिकांश वर्ग, समाज के अधिकांश वर्ग अगर उस क्रांति का हिस्सा बन चुके हैं, तो ऐसे में ये उम्मीद रखना कि ये लोग कल को आके लोगों के हित में नीतियां बनाएंगे, ये सही थी? और वो धीरे धीरे भारत में लोकतंत्र ले आएंगे। हम्म। हाँ। जिनको स्थापित कर रहे हैं उनको भगाने का विचार तो था ही नहीं, उनकी तो स्थापना करना चाहते थे। उनका तो वो क्या चाहते थे कि राजनीतिक व्यवस्था सप्रेस हो जाए, जो जो राजतंत्र है वो सप्रेस हो जाए, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से भारत में आज सामाजिक धार्मिक सुधार कर रही है, उसी तरीके से समय आने पर ये क्या करेंगे, एक बार ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो इसको रिप्लेस करने के लिए ये क्या लेकर आएंगे, इसको रिप्लेस करेंगे ये किससे, लोकतांत्रिक व्यवस्था से, नई राजनीतिक व्यवस्था। ये इनका एक उद्देश्य भी, ये एक विश्वास भी था ब्रिटिशर्स के ऊपर, कि इन्होंने विश्वास किया कि एक बार राजतंत्र को समाप्त हो जाने दो, फिर ये जो मोनार्की है, ये मोनार्की रिप्लेस कर दी जाएगी किसके द्वारा, नई राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा। और ये नई राजनीतिक व्यवस्था किस कहां की, लोकतंत्र। वो नहीं, मेन मकसद था इनका क्या, लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, अब देखो, हालांकि काफी हद तक जो शिक्षित वर्ग था, काफी हद तक हम कह सकते हैं कि वो गलत था 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 बिल्कुल था, क्योंकि शिक्षित वर्ग, युवा वर्ग और शिक्षित वर्ग, जिनके अंदर जागृति है, जिनके अंदर सही और गलत की सूझबूझ है, जो निष्पक्ष होके सोच सकते हैं और जो ये कह सकते हैं कि मेरे समाज में, मेरे परिवार में ये बुराई है, जो उस बुराई के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है, उनके अंदर राजनीतिक चेतना भी होनी चाहिए थी या थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जिम्मेदारी खुद लेने के बजाय किसको दे दी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहां गलत थे, उनके उद्देश्य गलत नहीं थे, उनकी सोच गलत नहीं थी, उनके विचार गलत नहीं थे, लेकिन जहां नेतृत्व खुद को करना चाहिए था, वहां उसकी जिम्मेदारी किसको दे दी, वहां उसकी जिम्मेदारी ब्रिटिश को। मतलब जागरूकता तो आ रही थी, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी जागरूकता तो आ रही थी, लेकिन शायद ये उनके अंदर ये विश्वास नहीं आया कि वो जो राजनीतिक जो बदलाव की जो हम बात सोच रहे हैं, वो बदलाव हम खुद ला सकते। जहां जिम्मेदारी लेने की बात आई, वहां पे उन्होंने क्या सोचा कि ये काम कौन कर सकता है, ये ब्रिटिश कर सकते हैं। समझ रहे हो, जिम्मेदारी किसको दी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये नहीं सोचा कि ये हमारा देश है, चलो ठीक है, अगर शासक वर्ग अगर खराब है तो हम शिक्षित वर्ग आए और हम इसका नेतृत्व करें। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करने की बात थी, वहां से वो पीछे हटे और वो जिम्मेदारी किसके हाथ में सौंप दी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सौंप। समझ में आया? अब देखो, मानते हैं कि वो गलत थे, मानते हैं कि वो गलत थे, फिर भी पूरे तरीके से नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनको एक बात समझ में आ रही थी कि ये जो कृषक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, ये क्रांति किसके विरुद्ध कर रहा है, ये कर रहे हैं जमींदार और साहूकार के प्रति। इनको राजस्व से दिक्कत नहीं है, इनको राजस्व की उच्च दरों से दिक्कत है, इनको शासन से दिक्कत नहीं है, इनको शोषण से दिक्कत है। समझ रहे हो? और
लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है वो होता है कि उस क्षेत्र की जनता के अंदर राजनीतिक जागरूकता का होना। ठीक है। और राजनीतिक रूप से अगर उस समय के भारत को देखा जाए या भारतीय जनसंख्या को देखा जाए तो भारत के वो किसान मजदूर, सोच के देखिए, जो सदियों से बेचारे जो सिर्फ और सिर्फ राजतंत्र को देखते हुए आ रहे हैं, अगर आप उनसे जाके कहोगे ओ भैया लोकतंत्र होता है, आपको अधिकार मिलेगा, आप अपनी सरकार चुन सकते हो, उसको यकीन होगा? वो विश्वास कर पाएगा इस बात के ऊपर? कह रहे यहां हम मेहनत करते हैं, है ना, कृषि करते हैं, 50-60% तो ऐसे ले जाते हैं, ये हमें मौका देंगे सरकार बनाने का? तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए जनता के अंदर जो राजनीतिक जागरूकता जरूरी होती है, उस समय के भारत में जो भारत की जनता थी वो उस दृष्टिकोण से तैयार नहीं थी। पहले राजतंत्र के द्वारा शोषित हो रही थी, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शोषित हो रही थी। तो उस समय शिक्षित वर्ग ने सोचा कि इस क्रांति का दमन, मतलब इस क्रांति का अगर समर्थन किया जाए, अगर इस क्रांति का समर्थन किया जाए और ब्रिटिशर्स को यहां से बाहर भगा दिया जाए, संभव तो है, लेकिन विचार ये है कि राजतंत्र, ब्रिटिशर्स को हटाने के बाद नई व्यवस्था लाएंगे क्या? हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है? राजतंत्र से बेहतर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बेहतर कोई तीसरा विकल्प है हमारे पास? तो उन्होंने सोचा नहीं, क्या विकल्प है? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कर रहे थे, बोल रहे थे कि सती प्रथा को बंद करो, तो हम जिनसे बोल रहे थे वो लोग हमें पीट दे रहे थे। जब बोला जा रहा था कि कन्या हत्या मत करो तो हमारा ही विरोध कर रहे थे। तो क्या ये लोग नई राजनीतिक व्यवस्था शुरू करने में ये समर्थन देंगे? क्या ये इतने जागरूक हैं? नहीं है। थोड़ा सा समय लगेगा, तुरंत ये जो रियासतें थी उनके पक्ष में हो जाएंगे ये। तो अगर क्रांति का समर्थन कर दिया जाए, ब्रिटिशर्स को यहां से बाहर निकाल दिया जाए, तो भारत वापस से किस अवस्था में पहुंच जाएगा? पुरानी अवस्था में पहुंच जाएगा। तो जब तक देश की जनता, समझना आप ध्यान से, जब तक देश की जनता राजनीतिक रूप से तैयार ना हो जाए, तब तक ऐसी किसी भी क्रांति का समर्थन करना सही नहीं है। और यही एक, वो कहते हैं ना, वेट एंड वॉच। जरूरी नहीं कि जब मौका मिले तभी लड़ने पहुंच गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि अभी इंतजार करो, अभी एक व्यवस्था को खत्म होने दो। ठीक है, जब सही समय आएगा तो भारत की जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करके भारत में लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। लेकिन अभी वो समय उचित नहीं है, ना जनता तैयार है, ना जितने भी अब ये रियासतें और ये शासक वर्ग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ हैं तो ये शिक्षित वर्ग के भी खिलाफ हो जाएंगे। क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य तो अपनी शक्तियों को सुरक्षित रखना है ना, अपने क्षेत्र पर अपना नियंत्रण, वापस अपना राज्य स्थापित करना है। तो राज्य स्थापित करेंगे तो जनता को तुरंत अपने पक्ष में कर लेंगे ये। तो ब्रिटिश चले गए तो यहाँ पे तो वापस वही पुरानी परंपराएं आ जाएंगी, पुरानी परंपराएं आ जाएंगी, तो वही पुरानी रूढ़ियां आ जाएंगी, वही धर्म आ जाएगा, उसी तरीके का समाज वापस बन जाएगा। तो जो इतनी मेहनत की थी वो सब बेकार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये समय क्रांति का समर्थन करने का है ही नहीं। अभी तो बहुत कुछ, थोड़ा इंतजार करना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, उसके बाद ही जब एक नया विकल्प तैयार हो जाए तब हम देखेंगे। और इसीलिए जो शिक्षित वर्ग था उसने उस समय क्रांति का हिस्सा नहीं बने, वो इसीलिए क्रांति का समर्थन नहीं किया। तो बताइए इस पॉइंट ऑफ व्यू से सही थे कि गलत थे? कैसे थे? सही थे। इसी को कहते हैं समालोचनात्मक व्याख्या करना। समझ में आ गया? आंसर कैसे लिखने, क्रिटिकली इवैल्यूएट जब करना होता है तो कैसे आंसर लिखा जाता है।
पहले क्रिटिक बनो, फिर बाद में कहो कि नहीं, उन्होंने जो सोच समझ के जो निर्णय लिया था वो सोच समझ के लिया था, वो परिस्थितियां ही उचित नहीं थी। ऐसे ही आपके आंसर होने चाहिए क्रिटिकल इवैल्यूएशन। यही होता है, यही होता है। अच्छा, अब देखो, अब 1857 की क्रांति में क्योंकि बहुत सारे जो भारतीय शासक थे उन्होंने ब्रिटिश की मदद की क्रांति को सप्रेस करने के लिए। उनका उद्देश्य था कि मुगल बादशाह वापस से पूरे हिंदुस्तान पे स्थापित ना हो। शिक्षित वर्ग ने सोचा कि राजतंत्र की स्थापना नहीं होनी चाहिए, और ये जब इस तरीके से भारतीय के खिलाफ हो गए या ब्रिटिशर्स के समर्थन में आ गए, तो ये क्रांति पूरे तरीके से सफल तो हो ही नहीं सकती थी। ठीक है, और इसीलिए जो 1857 की जो क्रांति थी उसका परिणाम बताइए क्या रहा? परिणाम क्या रहा? क्या ये सफल रही? क्या इसे असफल लिखना चाहिए? ना ये पूरे तरीके से सफल रही और ना ये पूरे तरीके से असफल रही। पूरे तरीके से सफल क्यों नहीं रही? किसी भी घटना को, किसी भी काम को सफल तब माना जाता है जब जिस उद्देश्य से वो काम किया जा रहा हो वो उद्देश्य पूर्ण हो जाए। अब उद्देश्य क्या था? जो शासक लड़ रहे थे अपना अधिकार पाने के लिए वापस से, वो असफल रहे। उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। जो किसान और जो मजदूर वर्ग थे उनके उद्देश्य पूर्ण नहीं हुए, उनको सप्रेस कर दिया गया। ठीक है, जो रूढ़िवादी लोग थे, चाहे हिंदू समाज के हों या इस्लामिक हों, उनके उद्देश्य पूरे नहीं हुए, है ना। तो उस हिसाब से जिन उद्देश्यों से ये क्रांति शुरू की गई थी अलग अलग वर्गों के द्वारा, लिखो, जिन उद्देश्यों से, हाँ, जिन उद्देश्यों से यह क्रांति शुरू हुई थी, वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सके। क्रांति में शामिल किसी भी वर्ग को अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता नहीं मिली। लेकिन अब देखो सफल किस तरीके से थी, इसे सफल कैसे कहा जाएगा। लेकिन देखो, भले ही ये सफल, उनके उद्देश्य पूरे ना हुए हों, लेकिन भारतीय जनता को उन्होंने ये दिखा दिया, ये रियलाइज कराया कि अगर ये क्रांति पूरी योजना से होती, सब लोग यूनिटी के साथ लड़ते, एकता होती, योजना होती, हर जगह सही नेतृत्व होता, तो इन बाहरी ताकतों को, इन ब्रिटिशर्स को यहां से बाहर भगाया जा सकता। बिल्कुल। और देखो, वो जनता जो ब्रिटिश के द्वारा हो या किसी भी शासक वर्ग के द्वारा बनाई गई नीतियों को जो पालन करते आ रहे हैं, चाहे कितना भी परेशान हो रहे हैं लेकिन उनको फॉलो करते आ रहे हैं। भारत के किसान वर्ग भी यही कर रहा था ना। इतने बड़े स्तर पर पहली बार लोगों का, समाज के लोगों का उठना, किसी विरोध में उठना, अपनी शासन व्यवस्था के विरोध में उठना हिंसक रूप से, ये ऐसा पहली बार हुआ। इसका मतलब अगर शासन अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं करेगा तो जो जनता आज हथियार उठा सकती है वो दोबारा से ऐसी क्रांति ला सकती है। और इस बार इसको अपनी गलतियां समझ में आ गई, अगली बार अगर जरूरत पड़ी तो ये वापस से सारी तैयारी करके क्रांति करेंगे।
तो वो जनता जो हमेशा शोषण को सहती रहती थी, उस जनता के अंदर भी ये विश्वास आया कि हम भी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। देखो वो होता है ना कि मोरली किसी को कॉन्फिडेंस दिला देना, आत्मविश्वास किसी के अंदर पैदा कर देना। तो जो दबा कुचला वर्ग था, भारत का अधिकांश जनसंख्या जो शोषण बर्दाश्त कर रही थी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा कि हम भी लड़ सकते हैं, हम भी अपनी बात उठा सकते हैं। ठीक है, लिखो। लेकिन शासन के द्वारा शोषित जनता को यह विश्वास दिलाने में यह क्रांति सफल रही, को विश्वास दिलाने में यह क्रांति सफल रही कि वे भी अपने अधिकारों के लिए, वे भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इस क्रांति के असफल होने का एक मुख्य कारण असफल रहने का या असफल होने का एक मुख्य कारण एकता में कमी, नेतृत्व की कमी, दूरदृष्टि का अभाव था। दूरदृष्टि का अभाव था, इसलिए क्रांतिकारियों को यह विश्वास हुआ कि संगठित होकर योजनाबद्ध तरीके से किसी भी शासन व्यवस्था के विरुद्ध लड़ा जा सकता है। किसी भी शासन व्यवस्था के विरुद्ध लड़ा जा सकता है। आप कॉपी दिखाना अपनी क्लास के बाद, ठीक है। किसी भी शासन व्यवस्था के विरुद्ध लड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्रांति ना पूरे तरीके से असफल रही, ना पूरे तरीके से सफल रही। असफल होने के पीछे भी कारण थे, ठीक है, और सफल होने के लिए इसने प्रेरणा भी दी, ठीक है। अब देखो, इस क्रांति को जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, ठीक है, लाइक जॉन लॉरेंस, उन्होंने कहा कि ये एक सिपाही म्यूटिनी थी, ये एक सिपाही विद्रोह था। लिख लो। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ देना, इस पैरा से अलग है वो पॉइंट, ठीक है, इस पैरा से बिल्कुल अलग है। हाँ, और स्टार मार्क करके लिखना। 1857 की इस क्रांति को 1857 की इस क्रांति को ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश इतिहासकार लिखना, नॉट अधिकारी, ब्रिटिश इतिहासकार जॉन लॉरेंस के द्वारा एक सिपाही विद्रोह या सैन्य विद्रोह
की संज्ञा दी गई, वहीं वीडी सावरकर, ब्रैकेट में लिखना राष्ट्रवादी नेता, वहीं वीडी सावरकर, विनायक दामोदर वीडी सावरकर के द्वारा इस क्रांति को स्वतंत्रता के लिए पहला संघर्ष कहा गया। स्वतंत्रता के लिए पहला संघर्ष कहा गया। ठीक है, ये लिख लिया। अच्छा, आप एक बात बताइए कि इस 1857 की क्रांति के दूरगामी परिणाम क्या निकले? ये तो हुए, तत्काल परिणाम तो ये हुआ इसका कि ये क्रांति सफल नहीं हुई, ठीक है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या निकले? ओके, और वेरी गुड, और हाँ, देखो जब कमियां उजागर होती हैं ना, फिर उन उन कमियों को दूर करके, ठीक है, दोबारा से कोशिश की जाती है कि हाँ इस बार हम सही तरीके से संगठित होकर अपनी बात शासन तक कहेंगे। इसका मतलब उन्होंने संगठित होना सिखा दिया, इस क्रांति ने संगठित होना सिखाया, बताया कि ये भी जरूरी है, आपस में बातचीत करके अलग अलग वर्गों का संगठित होना भी जरूरी है ना, कोऑपरेट करना भी जरूरी है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति अपने उद्देश्य में तो पूर्णतः सफल नहीं रही, और इसका एक परिणाम ये हुआ कि 1858 में ये जो भारत का जो शासन था, भारत का शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया, लिखो, से छीन लिया गया। हाँ, नेक्स्ट, छीन लिया गया और ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में आ गया। ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में आ गया। अब जैसे ही ब्रिटिश ताज का रूल आया, अब देखो इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अत्याचार किए तुम्हारे ऊपर, है ना, गलत नीतियां चलाई, शोषणकारी नीतियों को समर्थन दिया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हटा दिया जाएगा। अब कौन शासन करेगा भारत के ऊपर? ब्रिटिश ताज भारत पर शासन करेगा, ब्रिटिश क्राउन का रूल होगा अब इंडिया के ऊपर। अब वहां की महारानी शासन करेंगी भारत पर, समझो, अब कंपनी शासन नहीं करेगी, अब कौन करेगी? महारानी शासन करेंगे, ब्रिटेन की, ब्रिटिश ताज शासन करेगा। आप सोच के देखिए, इस क्रांति से पहले अभी जो भारत हम देख रहे थे, क्रांति के समय का जो भारत हम देख रहे थे, और क्रांति के तुरंत बाद का भारत देखिए, और मुझे बताइए क्या परिवर्तन हुआ। सही तरीके से एनालाइज करके सोच के बताओ, क्रांति के समय जो भारत था उसमें, और अब क्रांति के बाद का जो भारत हुआ, जो भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, उसमें क्या अंतर हुआ? बताइए, कोशिश करिए, बताइए। हम्म, 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 हम्म। आप एक बात सोच के देखिए, जब तक सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या थी वो? एक कंपनी थी। चार्टर एक्ट के माध्यम से
चार्टर एक्ट मतलब अधिकार पत्र के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार, ये एक कहते हैं कभी कभी सिंबॉलिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से जो परिवर्तन होता है ना, वो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। दिखाई बहुत कम देता है लेकिन प्रतीकात्मक रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है वो। आप सोच के देखिए, पहले की कंडीशन क्या थी। पहले ये ब्रिटेन हो गया मान लीजिए, यहां इसकी एक कंपनी हो गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को इन्होंने अधिकार दिया कि जाइए, ये भारत है, यहां पर आप अपना नियंत्रण स्थापित करिए, आर्थिक नियंत्रण, फिर राजनीतिक नियंत्रण, धीरे धीरे सांस्कृतिक नियंत्रण, ताकि यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइज हम किसके लिए करें, ब्रिटेन के लिए कर सकें। ठीक है। अब 1857 की क्रांति हुई और क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने क्या कहा, ब्रिटिश क्राउन ने देखा, उन्होंने देखा कि जो विरोधी थे उनका दमन हो चुका है और जो बचे हैं वो हमारे समर्थक हैं। समझो इस बात को, जो विरोधी थे उनका दमन हो चुका, जो बच गए वो हमारे समर्थक हैं। पूरे भारत में एकजुटता है नहीं। क्रांति कहां तक सीमित रह गई, भारत के उत्तरी क्षेत्रों में, सिर्फ कुछ क्षेत्रों में क्रांति सीमित रह गई। ठीक है। ठीक है कि क्रांति का प्रभाव भारत के सिर्फ कुछ क्षेत्रों में रहा। ठीक है। और इन क्षेत्रों में भी जो विरोध में थे वो सप्रेस हो चुके हैं और जो बच गए वो हमारे समर्थक हैं। ठीक है। अब ब्रिटेन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब कंपनी का इंटरफेरेंस खत्म, अब आप छोड़िए, अब कौन जाएगा, अब ब्रिटेन का भारत में रूल। जब तक कंपनी यहां पर थी तब तक भारत थोड़ा ही सही भारतीयों का था। समझ रहे हो, जब तक वो एक कंपनी थी, कंपनी यहां पर नीतियां चला रही थी, तब तक भारत काफी हद तक भारतीयों का था। राजनीतिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से वो भारतीयों का था और ये कहा जा रहा था कि ये कंपनी है, ये षड्यंत्र करके यहाँ पर भारतीयों के अधिकार छीन रही है, भारतीयों के अधिकार छीन रही है। अब क्या हो गया, अब पूरा का पूरा शासन ही प्रतिस्थापित हो गया। अब पूरा भारत, अब ये नहीं देखा जाएगा कि क्रांति कितने क्षेत्र में हुई, अब उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक इस पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज का रूल हो गया। ब्रिटिश ताज की शक्ति स्थापित हो गई। और बड़ा गंभीर मसला, आप सोच के देखिए कि अब ब्रिटेन यहां पे ब्रिटेन की जनता के द्वारा चुने हुए लोग, ब्रिटेन की संसद किनके द्वारा चुने हुए लोग थे, वो ब्रिटेन के द्वारा चुने हुए लोग थे। तो ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन के नागरिकों के द्वारा चुने हुए लोग यहां पर बैठकर नीति बनाते थे, किसके लिए, भारत के लिए। ये बहुत बड़ा परिणाम निकला इसका। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन कर किसने ले लिया, ब्रिटिश क्राउन ने। मतलब अब एक ब्रिटिश कंपनी तो हट गई, भारतीय शासक भी गए, अब कौन आ गया, अब ब्रिटेन की संसद, ब्रिटिश क्राउन, वो भारत के लिए अब रूल बनाएगा। कंपनी भी फ्री रहे, अब रूल अपने आप कौन चला लेगा, ब्रिटेन की संसद देख लेगी। अब आप सोच के देखिए कि ब्रिटेन की संसद, और अब उन शिक्षित वर्ग का सोच के देखिए जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें की थी। जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें की थी कि
भारत में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी। तो राजनीतिक व्यवस्था तो स्थापित हुई, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। अब उन्होंने कहा कि नियम वहीं से बनेंगे, मतलब ये तो हो गया जैसे अभी वो होता है ना स्विगी वगैरह पे कि खाना तो मिल जाएगा आपको, खाना हम अपनी जगह पे बना के ही भेजेंगे। तो नीतियां तो बनेंगी भारत के लिए, लेकिन नीतियां ब्रिटेन में ही बनेंगी, वहां से सीधे सीधे ऑर्डर पास हुआ करेंगे, ठीक है, भारत के लिए। इसका मतलब प्रतीकात्मक रूप से भारत का शासन गया। और 1857 के बाद पूरी तरीके से भारत क्या हो गया, ब्रिटेन का उपनिवेश हो गया। कि अब यहाँ की भूमि के लिए, अब यहाँ के मानव संसाधन के लिए, सबके लिए जो नियम बनाएगा वो कौन बनाएगा, ब्रिटेन की संसद। इसीलिए 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इस अधिनियम में क्या कहा गया कि अब यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी का रूल खत्म और ब्रिटेन की महारानी भारत की महारानी होंगी, वो शासन करेंगी यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यही कारण है, अब ध्यान से समझना, कनेक्ट कर रही हूं इसको। 1858 में जैसे ही भारत में ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ, ब्रिटिश क्राउन का रूल इस्टेब्लिश हुआ, और भारतीयों ने सोचा कि अब ब्रिटिश क्राउन यहां पर संभालेगा भारत को, तो इसका मतलब जैसा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पर है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार वहां पर है, भारत में भी ऐसे ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो जाएगा बहुत जल्दी। फिर शिक्षित भारतीयों ने कहना शुरू कर दिया कि अब भारत में भी क्या होना चाहिए, प्रतिनिधित्व वाली सरकार होनी चाहिए, शासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उन्होंने कहा ठहरो, रुक जाइए, अभी सारी सुविधाएं होंगी। भारत के लिए सचिव नियुक्त किए गए, कहां से, ब्रिटेन की संसद से। उन्होंने कहा कि देखो वो संसद में वो ब्रिटेन में बैठ के ही काम करेंगे। कहां बैठेंगे, ब्रिटेन में ही, लेकिन क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, भारत के लिए नीति निर्माण करना, भारत के मैटर्स देखना, इसलिए सैलरी कहां से आएगी, सैलरी तो भारत से आएगी क्योंकि काम किसके लिए कर रहे हैं, भारत के लिए। अब क्योंकि भारत के सचिव इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे, तो उनके लिए एक सुझाव के लिए कोई होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए। अब उस बोर्ड के जितने भी मेंबर होंगे वो भी किस लिए दिमाग लगाएंगे बेचारे अपना, भारत के लिए। किसका सहयोग करेंगे, भारत के सचिव का सहयोग करेंगे, भारत के राज्य सचिव का सहयोग करेंगे। तो भारत के राज्य सचिव का सहयोग करेंगे तो सैलरी कहां से आएगी, भारत से आएगी। वो लोग बैठेंगे कहां, काम कहां करेंगे, ब्रिटेन में। अब आप सोचिए, भारत के लिए नीति बनाने वाले लोग ब्रिटेन में बैठे, सैलरी भारत से जा रही थी, नीतियां वहां बन रही थी। तब उस शिक्षित वर्ग की आंखें खुली और तब उनको समझ में आया, देन दे रियलाइज्ड कि जिस उद्देश्य से उन्होंने इनका समर्थन किया था वो उद्देश्य तो पूर्ण हुआ ही नहीं। और तब उन्होंने कहना शुरू किया कि भारतीयों के लिए शासन है तो भारतीयों को प्रतिनिधित्व भी दीजिए, भारतीयों का प्रतिनिधित्व भी शासन में होना चाहिए। और फिर बैक टू बैक इन्होंने प्रतिनिधित्व की मांग करनी शुरू कर दी। और जब इन्होंने देखा कि प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, ये तो सब उल्टा हो गया यहाँ पर, तो तब उन्होंने सोचना शुरू किया कि अब वो जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। और सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि भारत की जनता को उनके राजनीतिक अधिकारों और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लोगों को बताना जरूरी है। और इसीलिए यहां से आफ्टर 1858 भारत में राजनीतिक संगठन बनने शुरू हुए, पहले क्षेत्रीय स्तर पर और फिर 1885 में अखिल भारतीय स्तर पर एक राजनीतिक मंच तैयार हुआ और उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 1857 का रिवॉल्ट पूरा आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ के आओगे, नोट्स रिवाइज करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, हम 1858 का एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858 पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद
एक दो एक्ट पढ़ के फिर 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन पढ़ी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। अब शुरू होगा असली इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास। यहाँ तक तो हमने सिर्फ भूमिका ही बनाई है, ये समझ लीजिए 1857 तक। अब शिक्षित भारतीयों का, अब उनका भी तो गुस्सा, उनकी भी नाराजगी आएगी ना। अब धीरे धीरे फिर उनके जो क्रिएटिव वर्क्स थे, ठीक है, उनका स्ट्रगल, उनकी मेहनत, वो सब अब देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ से इसके बाद से जो भी टॉपिक सब आएंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके पीटी मेंस के लिए। किसी भी कंडीशन में बुक पढ़ना, एनसीईआरटी वाली बुक इग्नोर नहीं करेंगे आप, कंपलसरी है ये, पाप लगेगा नहीं तो, ठीक है, समझ, हाँ तो बोलो कम से कम। अब पीछे वाले कह रही आंटी बोल दी, पड़ोसी ने बोल दी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना। अच्छे से लिख के लाना है वो, नो वर्ड लिमिट्स। ऑनलाइन में भी सभी को थैंक यू सो मच, और नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। एनसीईआरटी की बुक से भी ये चैप्टर पढ़ लेना, और जो क्लास में नोट्स बनाए उनको रिवाइज कर लेना। पीवाईक्यूज जरूर देखने। अच्छा ईमानदारी से बताइए पीवाईक्यूज कौन कौन देख रहा है पीटी मेंस? बाकी तो सोच रहे पीवाईक्यूज होते क्या हैं, पता है ना, तो देख भी लो उनको। और देखने का मतलब ये नहीं है कि उठाया और क्या, हाँ देख लिया ना, समझना है उसको, ठीक है। आप लोग बहुत समझदार हो पता है, ठीक है, बस वो समझदारी आप गलत जगह लगा देते हो बस। चलिए, हाँ क्या पूछ रहे थे आप होमवर्क से? अच्छे से डिस्क्राइब करना है उसको, नो वर्ड लिमिट। ईमानदारी से बताइए होमवर्क किस किस ने शुरू किया है, शुरू किया है? ईमानदारी से क्या शुरू किया है उसमें? तो लिख लिए होंगे वो। अच्छा अभी सिर्फ देखे हैं, मानते हैं भाई, मानते हैं, अभी तो देखने में समय लगेगा। और बाकी, बाकी कुछ तो जवाब दो। हाँ बेटा आप बताइए। कोई बात नहीं, आपको अच्छे लगे या ना लगे एक बार चेक करा लो। नीलू किसका नाम है? अच्छा ठीक है, उनका रिव्यू उन्हीं को देंगे। आप बताइए क्यों नहीं कर रहे होमवर्क? अब ये मत बोलना होम पे बहुत ज्यादा वर्क होता है इसलिए हम क्लास का होमवर्क नहीं कर पाते, गलत बात है ये। होमवर्क करिए भाई सभी बच्चे। हाँ लास्ट स्लाइड और कुछ ये आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच ऑनलाइन में भी सभी को, बाय बाय, टेक केयर। हाँ नहीं आज क्वेश्चन नहीं देंगे, आपको संडे तक अपना होमवर्क कंप्लीट करके